अच्छा चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर बेसिकली ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर्स के ऊपर है और इसके बाद फिर आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट आइगन वैल्यूज़ वगैरह और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसकी जो डेरिवेशन है एक सिंपल वे है और एक हमारे पास सब बेसिक रूल्स को अप्लाई करके हम लोग ड्राइव करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। पहले हम सिंपल वे में हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम उसकी डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर्स के ऊपर है। ये बेसिक है क्वांटम मैकेनिक्स की कि जैसे हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वेव फंक्शन के बारे में स्टडी किया था। तो वेव फंक्शन भी बेसिकली ये सारी बेस है क्वांटम मैकेनिक्स की। तो अगर ये क्वांटिटीज़ या ये टर्म्स समझ आएंगी तो क्वांटम मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये सारे ऑब्जर्वेबल्स और ऑपरेटर्स ये सारे, इसके बाद हम लीनियर वेक्टर स्पेस की तरफ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम नेक्स्ट टॉपिक तरफ बढ़ते जाएंगे ताकि हमारे लिए जो जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं उनमें जब ये चीज़ें इस्तेमाल हों तो हमें आसानी से समझ आ जाए। तो ये हमारे ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर्स हैं, इनको पढ़ने से पहले हम लोग प्लांक्स क्वांटम प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी थी, लास्ट लेक्चर में भी आपसे मैंने डिस्कस किया था कि जो प्लांक्स था उसका बहुत बड़ा रोल है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो इसलिए हम लोग इसको अब स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये प्लांक्स कांस्टेंट जो है इसका क्या रोल है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। इसकी वैल्यू हम जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई है ये। इसकी वैल्यू 10th क्लास से इसकी वैल्यू से हम लोग नोन हो जाते हैं। इसकी वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई स्क्वायर माइनस 34 जाउल सेकेंड। ये बहुत ही छोटी वैल्यू है और जब हम इस वैल्यू को क्लासिकली डिस्कस करते हैं तो क्लासिकली इस वैल्यू को फाइंड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता और फिर ये क्वांटम पार्टिकल्स के लिए ही ये वैल्यू जो है वो फिजिबल है और इसको ड्राइव किया गया है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम फिर आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके बाद हम वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो है उसको स्टडी करेंगे कि जो डी ब्रॉगली कहता था कि हर पार्टिकल जो इस दुनिया में है या हर बॉडी जो इस दुनिया में है उस ड्यूअल नेचर रखती है, उसमें ड्यूअलिटी है, उसमें दोहरापन है, उसमें वेव नेचर भी है और उसकी पार्टिकल नेचर भी है। ये हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि हमें क्यों इस तरफ जाना पड़ा, कि हम क्यों स्टडी करते हैं पार्टिकल्स की वेव नेचर और फिर वेव की जो है वो पार्टिकल नेचर क्यों स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम ऑब्जर्वेबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते क्या है ये टर्म्स का मतलब क्या है और इसी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। इन्हीं से के साथ कॉन्टिन्यूटी है और उसके बाद ये सारा पढ़ते हुए हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसकी डेरिवेशन की तरफ मूव करेंगे। वैसे तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक बेसिक इक्वेशन है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। क्वांटम जो थ्योरी है बेसिकली वो बेस ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे करती है, क्योंकि ये इसकी इस इक्वेशन की मदद से हम लोग जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिक इक्वेशन है बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। इसकी डेरिवेशन एज सच नहीं है, जैसे न्यूटन्स के लॉज थे वो पहले उसको ड्राइव किया गया है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म दी गई है, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। सिमिलरली ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी ऐसे है क्वांटम मैकेनिक्स में, इसको पहले मैथमेटिकल फॉर्म दी गई है और फिर इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। नेक्स्ट अब सबसे पहले मूव करते हैं हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट की तरफ। तो प्लांक्स कांस्टेंट जो है हम जानते हैं ये बहुत छोटी सी वैल्यू है और अगर हमने प्लांक्स कांस्टेंट या कहाँ से आया, कैसे इसको क्या नाम है इंसर्ट किया गया इक्वेशन के अंदर, तो इसको हम एक एक सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले, हम इसको अंडरस्टैंड करने से पहले एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखिए हमारे पास एक ये सिल्वर कलर की मेटेलिक शीट है और उसके ऊपर हम एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन है, उसकी एनर्जी ई है, उसको हम उसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से टकराएगा, सॉरी फोटोन इस सरफेस से टकराएगा तो ये फोटोन अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को। अब जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो जंप करेंगे लोअर शेल से हाई शेल
या फिर उनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो एटम को ही छोड़ के फ्री हो जाएंगे और मूव करना शुरू कर देंगे विद सम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो फोटोन है वो रेड कलर का है, जैसे हमारी ऑब्जर्वेशन है, ये देखें हमने रेड कलर जो है उसका फोटोन लिया, यानी रेड लाइट ली, और रेड लाइट को हमने स्ट्राइक करवाया मेटल की प्लेट के साथ, सिल्वर कलर की आपके सामने नजर आ रही है। लेकिन हम देखते हैं कि जो रेड कलर की हमारे पास लाइट है उससे हमारे पास इस मेटालिक सरफेस में से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। ये सारी बातें हमें कैसे पता लग रही हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? इसके लिए ये पूरा फिनोमेना था और जो आपने इंटर लेवल पे स्टडी कर लिया था, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जिस जो पूरा सर्किट है जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजीली हम एमीटर की मदद से फाइंड कर लेते हैं। तो हमें हमने देखा जब हम रेड लाइट हम इस पे स्ट्राइक करवाते हैं तो रेड लाइट से हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, इट मीन जीरो करंट मिलता है हमें। लेकिन जब हम ये देखिए, हम तस्वीर में दिखाया गया है कि हमारे पास फोटोन अगर ब्लू कलर का है, इसके अलावा ग्रीन कलर का है, अदर देन रेड कलर है, जब हमने डिफरेंट कलर्स को हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर स्ट्राइक करवाने के बाद हमने देखा कि हर कलर जो है वो कोई ना कोई अमाउंट इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्ट कर रहा है इस मेटालिक सरफेस में से। और जब हम इसके एक्सपेरिमेंट को क्या नाम है हर कलर्स के लिए प्रूव करने के बाद हमने इसका रिजल्ट ड्राइव किया, तो हमें रिजल्ट ये ड्राइव हुआ कि जो फोटोन है जब वो स्ट्राइक करता है किसी मेटालिक सरफेस के साथ, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। अब उस एनर्जी में से थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेता है और एटम के इनर शेल से सरफेस पे आ जाता है। अब जिस एनर्जी को लेके वो सरफेस पे आता है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ये वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके फोटोन से किसी मेटल की सरफेस पे आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको मेटल की सरफेस से नॉक आउट करना है, उसको निकालना है वहां से। और उसको निकालने के लिए मजीद अगर उसकी हम जो इस फोटोन की एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो फिर इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो सकता है। लेकिन इन द केस ऑफ रेड लाइट ये जो एनर्जी फोटोन है और जो वर्क फंक्शन है वो सेम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। लेकिन अदर देन जो रेड कलर्स हैं उसमें ये फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो इस वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है वर्क फंक्शन के तौर पर सरफेस पे आने के लिए, और उसके बाद बाकी जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वो इजेक्ट हो जाता है और मूव करना शुरू कर देता है इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और वही बाद में सोर्स बनता है बेसिकली करंट का। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये रिजल्ट मिलता है, अगर देखें इसको नेक्स्ट स्लाइड में, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि ग्रीन लाइट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इवन एट लो ब्राइटनेस। ब्राइटनेस का मतलब होता है नंबर ऑफ बेसिकली स्ट्रेंथ इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ग्रीन लाइट जो है वो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकता है, जबकि रेड लाइट कर ही नहीं सकता। ब्लू लाइट जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक तो इजेक्ट करता है, प्लस वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फास्टर मूव करते हैं, मीन उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ से हम रिजल्ट क्या निकालते हैं कि जैसे जैसे हम रेड लाइट से ब्लू लाइट की तरफ मूव करते हैं, अब जानते हैं रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, और जब हम मूव करते हैं टुवर्ड द ब्लू तो वेवलेंथ डिक्रीज होती है और एनर्जी बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि हम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। जब हम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो अगर फोटोन की एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब है इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है कि जितनी हम फोटोन की एनर्जी बढ़ाएंगे उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करें, इक्वल इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करें, तो हम ये यहाँ एक इंट्रोड्यूस करवाते हैं कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को कहते हैं बेसिकली प्लांक्स कांस्टेंट। ये हमेशा इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू देता है। इट मींस कि हम कोई भी यहाँ फ्रीक्वेंसी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स की, उसे हम इस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इन दोनों के रिजल्ट से हमें हमेशा वो फोटोन जो हमने अप्लाई किया है किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर उसकी एनर्जी मिल जाएगी हमें। ये बेसिक इक्वेशन थी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, जो बेसिकली डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन करने में कारगर साबित हुई। इस तरीके से इस इक्वेशन को मजीद हम लोग सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें और 2 पाई से डिवाइड कर दें, जस्ट लाइक दिस, ये 2 पाई से मल्टीप्लाई करें और 2 पाई से डिवाइड करें, तो हमारे पास एक नई फॉर्म बनती है कि h/2 पाई जो है इसको हम h कैट कहते हैं, इसको रिड्यूस प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। और इसी तरीके से जो 2 पाई न्यू है, जिस ये न्यू बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई न्यू जो है इसको हम ओमेगा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
हम कहते हैं कि फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज आल्सो इक्वल टू एच कैट ओमेगा। ये इक्वेशन हम आगे यूज करेंगे, हमारे पास बहुत सी नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे इसमें हमारे पास इस इक्वेशन को हमें पुट करना पड़ेगा एच कैट ओमेगा, इसलिए हमने इस इक्वेशन को यहाँ ड्राइव किया है। खैर ये हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में था कि जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली ड्राइव किया और बहुत छोटी सी वैल्यू है, लेकिन ये प्लांक्स कांस्टेंट अगर इसकी वैल्यू 0 ले लेते हैं हम लोग, तो इसका मतलब है कि फिर हम लोग क्लासिकली इसको फाइंड कर सकते हैं, हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तो उसको फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स से इजीली और इजीली फाइंड नहीं कर सकते अगर बहुत छोटी वैल्यू इसकी हो जाती है। तो लेकिन अगर इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है तो फिर हम लोग इजीली क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, अगर इससे वैल्यूज मजीद इसकी छोटी हो जाए तो फिर इसको फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी। तो इसलिए इसकी वैल्यू h इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34। इसको स्टडी करने का मकसद ये था कि ये इक्वेशन जो है और ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये सारी जो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बेस है क्वांटम मैकेनिक्स का, कि हमें क्लासिकल मैकेनिक्स को छोड़ के क्यों आना पड़ा क्वांटम मैकेनिक्स में, तो बहुत सी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन हमें क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं देती थी, तो क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। खैर नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद इस तरीके से देखिए हमारे पास इस एग्जांपल ली जा सकती है डिफरेंट, हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास एक ये रेड कलर के फोटोन है और उसकी एनर्जी हम वेवलेंथ जानते हैं 700 नैनोमीटर होती है, और उसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी हम एच न्यू के फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली हम जानते हैं अगर हमने ये न्यू फाइंड करना है तो हम इक्वेशन जानते हैं वेव इक्वेशन कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की जगह हम यहाँ c यूज करते हैं क्योंकि बेसिकली फोटोन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा की जगह हम f की जगह न्यू इस्तेमाल करते हैं और लैम्डा। तो इक्वेशन हमने अपने पहले भी पढ़ी हुई है, इसमें से हमने देखें f की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब f की वैल्यू में फाइंड हो जाएगी उस f की वैल्यू को हम h से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोटोन की वैल्यू की एनर्जी आ जाएगी जो कि 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है रेड लाइट के लिए। इसमें देखें जैसे ही ये रेड लाइट फॉल करती है हमारे पास लाइक ये पोटाशियम की मेटल है, तो हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, इट मींस जीरो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, जो कि हम स्टडी करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पहले से आपने स्टडी किया होगा। तो लेकिन जब हम डिफरेंट वेवलेंथ लेते हैं जैसे लाइक ब्लू है, ग्रीन है, और हमें फिर उस पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाते हैं, जस्ट लाइक दिस हमारे पास ये ग्रीन लाइट क्या नाम फोटॉन्स हैं, उससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसकी हमारे पास देखिए जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उसकी वेलोसिटी जिससे इजेक्ट होते हैं 2.96 मल्टीप्लाई 5 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, और देखिए एनर्जी भी 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए वो 2.0 थी। तो हमें 2.25 इसमें ज़्यादा एनर्जी दी तो इजेक्ट हुआ, क्योंकि कुछ एनर्जी उसने इस्तेमाल करनी है वर्क फंक्शन के तौर पर और बाकी एनर्जी उसने इजेक्ट होने के लिए इस्तेमाल करनी है, और जो बाकी जिस एनर्जी को जब वो इस्तेमाल करता है तो उसकी वेलोसिटी 2.96 मल्टीप्लाई 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। सिमिलरली डिफरेंट अगर हम ब्लू की बात करें तो ब्लू में हमारे पास देखें हमारे पास वेवलेंथ शॉर्टर हो गई है, लेकिन उसकी एनर्जी है वो 3.1 हो गई है। इट मींस अब उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इट मीन इसी वजह से इसकी वेलोसिटी 2.96 से 6.22 मल्टीप्लाई पर 5 या 600 किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं इसको, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है। यहाँ से वही रिजल्ट जो पीछे हमने इक्वेशन डिस्कस की वो मिलता है कि जो है एनर्जी को इंक्रीज करने से जो फ्रीक्वेंसी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज होती जाती है, और साथ साथ हमें ये भी पता लगता है इसी बिहेवियर से कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन से जाके स्ट्राइक करती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रही है। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के बहुत से तरीके हैं, आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, इसमें अल्फा पार्टिकल्स को हम लोग बम्बार्ड करवाते हैं क्या नाम है किसी भी मटेरियल के ऊपर, लाइक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ी होगी आप लोगों ने, हम लोग इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बीम को किसी मटेरियल पे अगर हम उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट लेकर आए तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्राइक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम प्रोटॉन की मदद से कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इनकी मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हमने लाइट पे एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, तो हमें ये भी पता लगा कि लाइट बिहेव कर रही है पार्टिकल की तरह, और ये काफी सालों तक यही यही बात जहन में रहा लोगों के कि जो लाइट है उसका सिर्फ पार्टिकल नेचर, जब इस एक्सपेरिमेंट के बाद
भी इसको ये सोचा गया कि लाइट की सिर्फ पार्टिकल नेचर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रही है, मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है, एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। लेकिन लाइट का जो वेव बिहेवियर है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने में अंदर यंग्स ने एक्सप्लेन किया था, उसको प्रूव किया था। तो वहां से फिर ये मजीद इसकी जो ड्यूअलिटी है लाइट की, उसको तकवीत मिली थी कि उस कॉन्सेप्ट में ज्यादा जान आ गई थी कि हर पार्टिकल जो इस दुनिया में है उसकी ड्यूअल नेचर होती है। खैर इसके बाद नेक्स्ट हम जैसे मैंने आपसे एक्सप्लेन किए सारे वही लिखे हुए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये वे हैं जिससे ये सारे वे हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि अगर हम देखें ड्यूअलिटी की तरफ जाएं कि लाइट बिहेव करती है वेव की तरह बिहेव करती है, तो उसका हमें इस एक्सपेरिमेंट से अंदाजा हुआ था कि हमारे पास एक लेजर बीम है और इस लेजर बीम को हमने 2 स्लिट्स में से पास करवाया और हमने स्क्रीन पे रिजल्ट देखा कि एक जगह हमें बहुत से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स मिलते हैं, फोटोन पार्टिकल्स कह सकते हैं उसको, और दरमियान में देखिए हमारे पास ब्लैंक, ये स्पेस है, खाली जगह है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बहुत कम तादाद है। और सिमिलरली फिर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है हमारे पास है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बीम्स हैं तो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये लेजर है तो फोटॉन्स है, तो हमारे पास ये फोटॉन्स है। सिमिलरली हमारे पास ये ब्लैक है और फिर हमारे पास एक वो हिस्सा आता है जहाँ बहुत ज़्यादा फोटॉन्स है। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि ये इंटरफेरेंस का फिनोमेना शो कर रहे हैं और इंटरफेरेंस बेसिकली वेव ही शो करती है। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट था जिसने प्रूव किया था कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। इसी तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी देखा गया, तो वो उसका भी साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर। जे जे थॉमसन ने तो एक्सप्लेन कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट्स की यंग्स के एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये साबित किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली वेव नेचर भी है, तो जो ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट है मजीद स्ट्रॉन्ग होता गया। खैर ये आपके सामने एक क्वेश्चन है कि अगर इसके बारे में एक्सप्लेन किया था लुई डी ब्रॉगली ने, और इसने एक क्वेश्चन दी थी कि अगर हमें किसी भी पार्टिकल्स के बिहेवियर को, जो ड्यूअल बिहेवियर है उसको आपस में रिलेट करना हो, तो हम जानते हैं कि हमारे पास अगर उसकी वेवलेंथ है तो वो वेवलेंथ जो है अगर हमने फाइंड करनी है तो हमें प्लांक्स कांस्टेंट को उस पार्टिकल के मोमेंटम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम उसकी इजीली वेव फाइंड कर सकते हैं। यानी पार्टिकल नेचर तो पहले से कॉन्सेप्ट था कि हर चीज की पार्टिकल नेचर है, जिसका मोमेंटम होता है इट मीन उसकी पार्टिकल नेचर है, लेकिन उसकी वेव नेचर अगर हमें फाइंड करनी है तो उसी मोमेंटम की मदद से हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हुए वी कैन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। लेकिन इसने साथ साथ ये भी कॉन्सेप्ट दिया था, जब एक्सपेरिमेंटली आगे कुछ एग्जांपल्स हैं इसके अंदर हम देख सकते हैं, लाइक हमारे पास ये वही इलेक्ट्रॉन्स गन की एग्जांपल्स है कि जैसे मैंने कहा था पीछे लेजर बीम इस्तेमाल हुई है, यहाँ हम इलेक्ट्रॉन गन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हैं पास होंगे दो स्लिट्स में से, और उसका हमारे पास स्क्रीन पे जो रिजल्ट है उसको हम वेव फॉर्म की मदद में देखें। देखिए हमारे पास एक जगह पीक्स आ रही हैं, फिर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो लोअर बॉटम, यानी दोबारा हम लोग मिनिमम पे चले जाते हैं, फिर हम मैक्सिमम पे जाते हैं और फिर हमारे पास मिनिमम पे रिजल्ट आता है। उसका मतलब है कि कई जगह हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की और दूसरी जगह हमारे पास स्ट्रेंथ उसकी जीरो है या मिनिमम है। तो ये इंटरफेरेंस का फिनोमेना है जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्यूअलिटी को या वेव नेचर को शो कर रहा है। इसी तरीके से हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम हर पार्टिकल वेव नेचर रखता है तो फिर हम उसकी वेव्स को क्यों नहीं जज कर सकते, फाइंड क्यों नहीं कर सकते। तो उसके आंसर के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक 0.5 केजी की क्रिकेट बॉल है, ये नजर आ रही है आप लोगों को, और इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम डी ब्रॉगली की इक्वेशन यूज करें और इसमें हम प्लांक्स कांस्टेंट को डिवाइड करें मोमेंटम की वैल्यू से, जिसमें मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होता है, तो हमारे पास जो आंसर है वो एज इट इज प्लांक्स जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, जिसको हम इजीली डिटरमिन नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बॉडी की वेव नेचर नहीं है, क्योंकि हमें इस रिजल्ट में हमें इसकी वेवलेंथ मिलती है, इसकी वैल्यू मिलती है, और ये वैल्यू इतनी छोटी है कि इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे किसी अगर एटम की बात करें तो उसका साइज हमारे पास 0.529 मल्टीप्लाई माइनस 10 मीटर्स तक है। तो इस साइज से भी छोटी, बहुत छोटी वैल्यू है, तो इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाती। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम उसको जज नहीं कर सकते वेव नेचर, जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी वेव नेचर को जज नहीं कर सकते। खैर इसी तरीके से आगे एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की। बेसिकली इलेक्ट्रॉन अगर फर्ज करें 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो अगर हम जानते हैं कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दैट इज T इज इक्वल टू P स्क्वायर ओवर 2m। यहाँ हमारे पास m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन उससे पहले अगर हमारे पास मोमेंटम नहीं है, हम जानते हैं डी ब्रॉगली की इक्वेशन से P की वैल्यू निकालें तो हमारे पास x स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर आता है।
तो ये इक्वेशन हमारे पास इसमें h की वैल्यू पुट करें और लैम्डा की वैल्यू पुट करें। सो लैम्डा की वैल्यू में यहाँ से ड्राइव करनी है, t की वैल्यू में दी हुई है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो t की वैल्यू पुट करें, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करें, h की वैल्यू पुट करें, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो लैम्डा है यानी वेवलेंथ है 1.7 मल्टीप्लाई इसका आंसर आता है। अब ये देखिए ये वैल्यू जो है ये इतनी छोटी है 10⁻⁻1 है, ये इतनी छोटी वैल्यू है कि इसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर यानी है बिहेवियर शो करता है, कभी वो पार्टिकल बिहेवियर शो करता है, कभी वो वेव बिहेवियर शो करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब भी किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है हमेशा वो वेव फॉर्म के अंदर ही मूव करता है। तो जब भी साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन है, साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ये कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बात करते हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है कि वो वेव बिहेवियर इलेक्ट्रॉन्स का, तो वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन कभी किसी ने नहीं देखा, एटम नहीं देखा, न्यूट्रॉन भी नहीं देखा, इसी तरीके से कहते हैं कि एक धुएं की मानद है किसी न्यूक्लियस से गिर जो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते में मूव कर रहे होते हैं वो धुआं सा है, इट मीन्स वहाँ इफेक्ट है, वेव फॉर्म है, ठीक है। उसकी वेव तो फॉर्म को हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं, मैयर कर लेते हैं। नीचे एक इंटरफेरेंस की नीचे एग्जांपल दी हुई है कि एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसने फिर साबित किया था बेसिकली यंग ब्रदर्स एक्सपेरिमेंट की मदद से कि हमें वेव बिहेवियर पार्टिकल्स रखते हैं, जो मैंने पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ। खैर इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेबल की तरफ मूव करना है हमने, लेकिन ऑब्जर्वेबल के तरफ मूव करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम जो ये जो ऑब्जर्वेबल हम डिस्कस करेंगे, सॉरी सर, आवाज कम हो गई है सर। ठीक है, हम ऑब्जर्वेबल डिस्कस करेंगे और इनका ताल्लुक बेसिकली कुछ ऑपरेटर्स के साथ है और इन ऑपरेटर्स और ऑब्जर्वर का बेसिकली ताल्लुक आगे वेव फंक्शन के साथ है। तो वो चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वेव फंक्शन के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो वेव फंक्शन होता है वो पोजीशन और बेसिकली टाइम पे डिपेंड करता है कि किसी भी टाइम के अंदर किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है उसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम किसको फाइंड करेंगे, वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन से हम ये डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम ये वेव फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो हमें ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ऑपरेटर्स क्या हैं और ऑब्जर्वेबल क्या है। अब ऑब्जर्वेबल क्या है, ऑब्जर्व से वर्ड ये निकला है बेसिकली कि हर वो चीज़ जिसको हम मुशाहिदा कर रहे होते हैं, और जो मुशाहिदा करते हैं साइंस के अंदर या फिजिक्स के अंदर बात करूँ, तो जब हम किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं तो जो फिजिसिस्ट हैं वो उस चीज़ की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स कि मेजरमेंट की तरफ जाते हैं। फिजिक्स का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम लोग किसी चीज़ को मेजर कर सकें, क्योंकि ये नेचर के बारे में स्पेसिफिक स्टडी है। तो नेचर में हमें जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं हमें वो मैक्रो फॉर्म के अंदर नज़र आती हैं, हम उसको मेजरमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो हर वो चीज़ को मेजर कर सकें जिसको फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली कहते हैं, तो हर वो चीज़ को मेजर कर सकें वो बेसिकली कहलाती है ऑब्जर्वेबल। जिसको ऑब्जर्व से वर्ड बेसिकली ये बनाया गया, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये इसको वर्ड यूज किया गया है। अब हर ऑब्जर्वेबल जो भी हम यूज करेंगे, चाहे वो हमारे पास मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, या पोजीशन है, या एनर्जी है, एटसेट्रा, वर्क है, बहुत सी क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये सारी चीज़ें बेसिकली हैं जिसको हम लोग ऑब्जर्वेबल कह रहे हैं। इनका ताल्लुक बेसिकली वेव फंक्शन के साथ होगा, क्योंकि ये इन तमाम की इंफॉर्मेशन इस वेव फंक्शन के अंदर बेसिकली छुपी होंगी। तो हम कहते हैं कि जो वेव फंक्शन है उसमें ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी सिस्टम के बारे में, लेकिन ये जो वेव फंक्शन है ये ऑब्जर्वेबल नहीं है। हम वेव यानी वेव फंक्शन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हम जब हम डायरेक्टली इसको मेजर नहीं कर सकते फिर क्या करें हम लोग, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम लोग जैसे आपसे पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था कि अगर हम इसी वेव फंक्शन का मॉड स्केयर लें और उसको dx से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आती है, इसमें कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या बताती है हमें, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की जो इम्कानात हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है, ये क्वांटिटी हमें दे रही है, तो इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर हम साइज जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है तो स्मॉल साइज स्क्वायर dx के साथ अगर हम इसको यूज करें तो फिर एक ये ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी बन जाती है, यानी इसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि हम किसी भी ऑब्जर्वेबल की जिसको हमने फाइंड करना है, जो कि साइज स्केयर के साथ उसका ताल्लुक होता है, तो अगर हमने उसकी वैल्यू को फाइंड करना है तो उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है तो हमें कोई ना कोई ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। अब ये ऑपरेटर क्या है, जो कि बेसिकली ऑब्जर्वेबल के साथ कॉरस्पॉन्डिंग होता है, यानी ऑब्जर्वेबल
की इंफॉर्मेशन के बारे में हमें क्या नाम है डिटेल से बताता है। इसको हम सिंपल वर्ड में बात करें तो ऑपरेटर क्या है, ये बेसिकली एक डिफरेंशियल फॉर्म है, या बेसिकली किसी भी ऑब्जर्वेबल की क्वांटिटी को बताने के लिए हमें डिफरेंट ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, और हर ऑब्जर्वेबल का ऑपरेटर डिफरेंट होता है, उससे हमें डिफरेंट नई या नया वेव फंक्शन हमें मिलता है, नई वैल्यू मिलती है। हर जो हमारे पास तो कहते हैं एवरी क्लासिकल ऑब्जर्वेबल हैज एन एसोसिएटेड ऑपरेटर, तो हर ऑब्जर्वेबल के साथ एक ऑपरेटर यूज किया जाता है जिससे हमें न्यू वैल्यू मिलती है। जैसे हम अगर बात करें, ऑपरेटर बेसिकली ऑपरेशन से लफ्ज निकला है। जैसे हमारे पास आपने पढ़ा होगा, ये 6-7 क्लास से ही बेसिकली चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। बाइनरी ऑपरेशन, और जो है ऑपरेंड्स का वर्ड यूज किया होगा आपने, अरिथमेटिक ऑपरेशन का। तो बेसिकली ये प्लस माइनस यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, ये सारे बेसिकली ऑपरेटर्स हैं, जो कि हमें जब हम इसको अप्लाई करते हैं, हमें एक नई वैल्यू मिलती है किसी फंक्शन की। इसी तरीके से किसी ऑब्जर्वेबल की हमें नई वैल्यू मिलेगी जब हम ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो ये ऑपरेटर सिंपल फॉर्म के अंदर हमारे पास अरिथमेटिक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि हम लाइक जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी एक ऑपरेटर्स हैं, इंटीग्रेटर्स जो है, इंटीग्रेशन जो है बेसिकली वो भी ऑपरेटर्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं। इसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स हम अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर एक्सेट्रा, जिससे हमें डिफरेंट क्वांटिटीज जो है उस ऑपरेट यानी उस ऑब्जर्वेबल की हमारे पास आती है। तो बड़ा गहरा ताल्लुक है बेसिकली ऑब्जर्वेबल के साथ ऑपरेटर का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑपरेटर्स को हम लोग हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो हम हैड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये उसको यानी इसका मतलब होता है हम उस किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ये ऑपरेट कर रहे हैं। और हमारे पास फर्ज करते हैं हमारे पास फंक्शन है साई ऑफ एक्स। तो अब जब हम साई ऑफ एक्स पे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ओ से रिप्रेजेंट कर दें इसको, ए से रिप्रेजेंट कर दें, आपकी मर्जी है। तो हमारे पास जैसे ही हम किसी किसी फंक्शन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया फंक्शन आ जाएगा, इसको हम साई प्राइम से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल ही जा सकती है, लेकिन जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर होता है, मैंने पहले आपसे बात की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। फर्स्ट करें हमारे पास एक ऑपरेटर है 3x, और इसको हमारे पास वेव फंक्शन है साइन एक्स ओवर एक्स, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी इस ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं फंक्शन के ऊपर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 3x को इस पूरी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 साइन ऑफ एक्स, सिंपली मल्टीप्लिकेशन है ये। जैसे हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। लेकिन ये वो सिंपलेस्ट ऑपरेटर है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम इतना सिंपलेस्ट ऑपरेटर को डिस्कस नहीं करते, क्लासिकल बेसिकली मैकेनिक्स की तरफ चले जाते हैं हम लोग। तो इस तरीके से अगर हम इसको प्रोसीड करें तो हमारे पास एक डिफरेंशियल ऑपरेटर भी होता है। फर्ज करें हमारे पास डी ओवर डी एक्स है, और ये साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास एक फंक्शन है। जब इसको पे हम ये डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, और हमारे पास साइन ऑफ एक्स एज इट इज आएगा, और उसके बाद इस फंक्शन साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद एक नई वैल्यू आएगी, नया फंक्शन आएगा। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सी एग्जाम्पल ली जा सकती है कि हमारे पास 2x प्लस एच कैट ओवर आई डी ओवर डी एक्स है। ये डी ओवर डी एक्स बेसिकली ऑपरेटर है। इसी तरीके से डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर इन डबल डेरिवेटिव ऑपरेटर है, जिसको सेकंड डिग्री कहते हैं। इसलिए सेकंड डिग्री यहाँ जैसे अप्लाई किया हुआ, ये सेकंड डिग्री डी, सेकंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री दोनों ऑपरेटर्स अप्लाई किए हुए हैं। ये सारे बेसिकली ऑपरेटर्स हैं जिससे हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, फर्ज करें हमारे पास एक ऑपरेटर है पोजीशन ऑपरेटर एक्स। तो अगर हम इस पे ऑपरेटर अप्लाई इसको क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं इसके ऊपर हैट लगा देंगे तो ये बन जाएगा ऑपरेटर। यहाँ सिंपल एक क्वांटिटी है, क्लासिकल क्वांटिटी है, लेकिन जब हम इस पे हैट यूज करते हैं तो फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसको नाम ऑपरेटर रख दिया जाता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पोजीशन ऑपरेटर और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जैसे हमारे पास ये ओनली एक्स पोजीशन वैल्यू है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब है पोजीशन जो क्वांटम मैकेनिक्स में उसकी वैल्यू होगी वही क्लासिकल मैकेनिक्स में होगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आती, पोजीशन सेम रहती है। ये चीज़ मैंने आपको याद होगा कॉस्मोलॉजी रेजिस्टिविटी के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जो पोजीशन है वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बेसिकली सेम रहती है, उसमें वेरिएशन नहीं आती। पोजीशन में वेरिएशन नहीं आती, पोजीशन इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो बाकी सारी वेरिएबल क्वांटिटीज हैं, लेकिन पोजीशन क्या होती है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी। इसलिए इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टडी करो या उसको क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करो, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोमेंटम जो हमारे पास जिसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं पी, क्लासिकल मैकेनिक्स में पी इज इक्वल टू एम वी है। जब उसमें हैड यूज करेंगे तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी वैल्यू एच कट ओवर आई करली और करली एक्स बन जाएगी। ये वैल्यू वन डायमेंशन के अंदर है। करली आप जानते हैं हम तब यूज करते हैं, इसे पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं।
जब हमारे पास सिर्फ एक डायरेक्शन की, एक एक्सिस की बात करनी हो स्पेसिफिकली, हमारे पास तीनों एक्सिस मौजूद हैं, लेकिन स्पेसिफिकली एक एक्सिस की बात करें तो हमारे पास हम करली यूज करते हैं। सिमिलरली हमारे पास दो एक्सिस हैं, फिर हम करली एक्स और करली वाई यूज करेंगे। सिमिलरली हमारे पास थ्री एक्सिस हैं, करली एक्स, करली और करली वाई और करली जी, इसको कंबाइंड हम फॉर्म के अंदर हम डेल से बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम जो डेल से रिप्रेजेंट करें तो इसी ऑपरेटर की वैल्यू फिर हमारे पास हो जाएगी एच कट ओवर आई डेल। ये हमारे पास थ्री डायमेंशनली मोमेंटम ऑपरेटर होगा। अब देखिए लीनियर मोमेंटम जो क्लासिकल मैकेनिक्स में वो mv के बराबर है, लेकिन क्वांटम के अंदर इसकी वैल्यू h कट ओवर आई, ये इमेजिनरी नंबर है, डेल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी सारी डेरिवेशन है जो मैं आपको करवाऊंगा आगे। इस तरीके से एनर्जी जो है, देखिए एनर्जी हमारे पास इसकी वैल्यू E है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब इस पे हेड यूज करते हैं, इसका ऑपरेटर हमारे पास एओटा h कट करली और करली t के साथ आता है। इट मीन एनर्जी टाइम पे भी डिपेंड करती है, टाइम के अंदर वेरिएशन की वजह से एनर्जी में वेरिएशन आ सकती है, और जब साथ एच कट एओटा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी भी डेरिवेशन है, इसको ड्राइव किया हुआ क्वांटिटी को, ये सिंपली नहीं राइट किया हुआ, बोथ आर ड्राइव फॉर्म ऑफ द मोमेंटम एंड एनर्जी इन द क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये बेसिकली कुछ ऑपरेटर्स हैं जिसको हमने डिस्कस करना है इस तरीके से। ये एनर्जी ऑपरेटर एक E इज इक्वल टू आयोटा एच कट कलिटी है जो टोटल एनर्जी होती है। इसी के हालांकि से काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर भी होता है हमारे पास। तो इसकी वैल्यूज भी हम लोग आगे, जो कि बेसिकली बेस बनता है बाद में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को राइट करने के लिए हम लोग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टॉपिक था, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि हमारे पास आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज। अब आइगन फंक्शन क्या है? आइगन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जब हम किसी भी फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करें, जैसे देखिए ऑपरेटर साई पे अप्लाई हो रहा है, ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद वो फंक्शन एज इट इज आपके पास वापस आ जाए, तो फिर हम उसे कहते हैं आइगन फंक्शन। इसके हम एग्जांपल कुछ ऐसे ले सकते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक आइगन फंक्शन, इसको इस तरह भी हम चलें डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आइगन फंक्शन बेसिकली क्या है, द वेव फंक्शन which remain unchanged under a particular operation of the operator, उसको हम आइगन फंक्शन कहते हैं। अच्छा, उसके साथ अगर हम बात करें कि वो आइगन फंक्शन की एग्जांपल क्या हो सकती है, तो फर्ज करें हमारे पास एक साइन 3x एक फंक्शन है। जब मैं इस पे करली और करली एक्स स्केयर जो कि ऑपरेटर है अगर मैं अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास करली और करली एक्स स्केयर इंटू साइन 3x की वैल्यू आएगी -9 sin 3x। अब इसमें साइन 3x देखें फंक्शन दोबारा रिपीट हो गया है, तो ऐसा इसका मतलब है जो साइन 3x था ये बेसिकली आइगन फंक्शन था जो कि एज इट इज आ गया आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेटर। तो ये जो साई है, इसी तरह एग्जांपल में हमने जब इस ऑपरेटर अप्लाई किया तो ऑपरेटर के बाद अप्लाई करने के बाद हमारे पास दोबारा साई फंक्शन हमें वापस मिल गया है। तो साई जो है वो आइगन फंक्शन है। इसके साथ फिर आइगन वैल्यूज क्या है? आइगन वैल्यूज क्या है? एनर्जी वैल्यूज। इस इक्वेशन में देखिए लैम्डा के साथ ये साई मल्टीप्लाई हो रहा है, जो लैम्डा है दिस इज बेसिकली आइगन वैल्यूज, ये एनर्जी वैल्यूज होती हैं। जैसे एग्जांपल ली जा सकती है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है और उसकी हमारे पास डिस्क्रीट स्टेट्स होती हैं, पता है हमें। जो डिस्क्रीट स्टेट्स हैं हर स्टेट की अपनी एक एनर्जी है, तो वो हर स्टेट की आइगन वैल्यू होगी, यानी हर लेवल की एक आइगन वैल्यू होगी, जिसको हम एनर्जी वैल्यूज भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। लेकिन ये हमेशा उस आइगन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जो मैंने एग्जांपल पहले आपको बताई उसका आंसर था साइन 3x पे जब हमने करली एक्स पर अप्लाई किया तो रिजल्ट आया -9 इंटू साइन 3x। तो उसमें -9 जो है दैट इज बेसिकली आइगन वैल्यू जो कि मल्टीप्लाई हो रही है फंक्शन के साथ। इसी तरह से इसमें कुछ स्लाइड्स में चीजें लिखी हुई है कि मोमेंटम ऑफ पोजीशन विल यील्ड ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ पोजीशन ऑपरेटर। ये आपके पास जो पोजीशन ऑपरेटर है क्या नाम, उसकी आइगन वैल्यू जब हम मोमेंटम क्या नाम पोजीशन को मेजर करेंगे तो उसका आंसर हमेशा आइगन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑपरेटर आएगा। सिमिलरली मोमेंटम को की मेजरमेंट करेंगे तो मोमेंटम की आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगी, यानी हमारे पास वही फंक्शन दोबारा रिपीट होगा। इसका मतलब ये है कि पोजीशन है तो पोजीशन दोबारा हमें रिपीट हो जाएगी, साथ उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू मिल जाएगी जो हम आइगन वैल्यू कहते हैं। सिमिलरली एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है, इन तमाम की वैल्यू हमें आइगन वैल्यूज की फॉर्म में मिल जाएंगी। तो इसका मतलब है हमें ये बात साबित होती है कि हम किसी भी ऑब्जर्वेबल को जब मेजर करते हैं तो उसकी जो हमें यील्ड मिलती है वो आइगन वैल्यूज के वो जो यील्ड है वो आइगन वैल्यू की फॉर्म में मिलती है। लेकिन वो आइगन वैल्यू हमें मिलती है जब हम ऑपरेटर उस पर अप्लाई करते हैं।
तो हर ऑपरेटर से, डिफरेंट ऑपरेटर से हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलता है, और वो जो हमें रिजल्ट मिलता है, फंक्शन तो एज इट इज वापस आ जाता है, लेकिन जो हमें वैल्यू मिलती है उसकी, जिसमें हम लैम्डा से जैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज बेसिकली आइगन वैल्यू। दैट्स इट, मीटिंग इज गोइंग टू एंड। यहाँ तक क्वेश्चन है, बताएं शाबाश, फिर मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ। रिकॉर्डिंग सर मेरे ख्याल में बंद कर दीजिए, मेरे ख्याल में। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। जी सर, हो रही है सर। रिकॉर्डिंग हो रही है, बस लेस जी देन जी। 1 मिनट है। इसके बाद मैं न्यू मीटिंग स्टार्ट करूंगा, फिर आप आ सकते हैं। ओके सर। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक? क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट जो मीटिंग है उसमें फिर हम कर लेते हैं। इसमें टाइम बहुत यस कम है, सर। कुछ सेकंड्स रह गए हैं, तो क्वेश्चन आंसर फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, उसमें आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं इसी से स्लाइड से आगे प्रोसीड करूँगा।